हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका असेसमेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे लेक्चर का पहली क्लास है। आगे आने वाले लेक्चर हमारे इसी पर ही डिपेंड रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बीपीएससी का ट्रेंड है, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। वो देश के आज के प्रेजेंट स्टेटस मतलब वर्तमान स्थिति पे रहते हैं। और उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब व्यवहारिक पहलू क्या होती हैं उसके ऊपर सवाल होते हैं। और जो भी प्रश्न आते हैं वो एनालिटिकल बेस्ड मतलब तुलनात्मक होंगे, जिसमें आपके व्यूज, जिसमें आपकी विचारधारा, जिसमें आपकी सोच, जिसमें आपकी समझ, जिसमें आपकी रुझान, जिसमें आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या संवैधानिक गतिविधियों को या कोई भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्यक्तिगत सोच क्या है, उसके ऊपर सवाल आते हैं। उन चीजों को थोड़ा बिहार से भी जोड़ना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन मतलब राहुल बाबा ऐसे संविधान को लहराते हैं पार्लियामेंट में, तो संविधान में कई सारे प्रोविजन हैं। उनमें से बीजेपी पर बार बार आरोप लगा रहा है कि ये लोग संविधान बदल देंगे। तो बात है सेकुलरिज्म की, वो बीपीएससी में आ चुका है। मतलब कोई भी देश में चल रहा है, बात चाहे इलेक्शन कमीशन की हो, बात चाहे ईडी की हो, बात चाहे सीबीआई की हो, बात चाहे जुडिशियल रिव्यू की हो, बात चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की हो, बात चाहे फंडामेंटल राइट्स की हो, बात चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की हो, बात चाहे नए राज्य और छोटे राज्य की हो, बात चाहे रेवड़ी पॉलिटिक्स की हो, बात चाहे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की हो, उन सब से बिहार से क्या संबंध है, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और बिहार इन घटनाओं से कैसे जुड़ा है। कुल मिला के 20 से 22 टॉपिक हम लोग इस बार मेंस के लिए टारगेट करके निकाले हैं, जो आप किसी भी एग्जाम आईएएस हो, यूपीपीसीएस हो और बीपीएससी हो, सब में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछने का तरीका या प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड या प्रश्न पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पहला चैप्टर है। प्रियम्बल के ऊपर डिबेट हो रहा है कि बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट उसको बदल करके उसके में जो सेकुलरिज्म शब्द है और दूसरा सोशलिज्म है उसको बाहर कराने के लिए पीआईएल डलवा रही है न्यायपालिका में। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के ऊपर अभी डिबेट क्या चल रहा है और उसका बिहार से क्या लिंक है। अब ये टॉपिक है। ठीक उसी तरह अन्य और भी टॉपिक है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। मैंने लगभग सारी चीजों को कवर किया है, लेकिन हम अभी पहले क्लास में बातचीत करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और बीपीएससी में क्या प्रश्न बन सकते हैं। टॉपिक ओवरऑल पढ़ना है। मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है बट मैं इसके पक्ष में नहीं रहता। मैंने हमेशा बोर्ड पे लिख के वही चॉक एंड डस्टर वाला प्रयोग किया है। पीडीएफ तो बाद की बात है, उसमें वो फीलिंग भी नहीं आती और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होती है। तो बात क्या हो सकती है, टॉपिक क्या हो सकता है। एक तो प्रियम्बल, एक इसका इंपॉर्टेंस और इसका कैरेक्टर, वो कॉमन प्रश्न है 8 से 9। वो मतलब मुझे लग रहा है कि उसमें टीचर को पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपने पीटी में पढ़ा भी होगा। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसके ऊपर क्या डिबेट हो रहा है 36 से 38 नंबर पे। दूसरा, पीआईएल से जो पिटिशन पड़ा है इसको बाहर निकालने की बात की जा रही है। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है, उस पर कुछ जजमेंट दी है। दो शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, मतलब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। और मजे की बात, दोनों का गढ़ बिहार है। समाजवाद के प्रेरता ही माना जाता है बिहार की मिट्टी, वही जयप्रकाश नारायण, वही कर्पूरी ठाकुर, वहीं से तो निकला सारा। बिहार में ही समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1936 में, तब जाके सीएसपी कांग्रेस बना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी। अब इसका इंपॉर्टेंस, इसकी यूटिलिटी और इसकी रेलेवेंसी, फिर इसका पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है या पॉलिटिकल यूटिलिटी क्या है, इसमें पॉजिटिव भी जानने हैं, नेगेटिव भी जानने हैं। और फिर बिहार की पॉलिटिक्स में ये दोनों इश्यूज कैसे रिलेटेड हैं और क्या इंपैक्ट कर रहा है। इट मींस, मैंने कल आपको बताया था, दो शब्दों का प्रयोग करिएगा, एनडीए गवर्नमेंट और एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। अब तो यूपीए रहा नहीं है, बीजेपी आरजेडी ये सब मत प्रयोग करिए, ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं ना बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी का ये व्यू। मैंने दर्जनों कॉपी जांच ली,
और जब पूछते हैं कि बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, तो बच्चे लोग राजनीतिक नेताओं का नाम लिखने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक नेताओं का नाम नहीं लिखना है। इलेक्शन कौन लड़ता है, नेता या पार्टी? हमेशा आप अपनी बातों को पार्टी के नाम से पर कहें कि सेकुलरिज्म के बारे में बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी, बिहार के दूसरे पार्टी बीजेपी, बिहार की तीसरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, बिहार की चौथी पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह। नाम मत लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। आगे आते हैं, तो यही चीजें हैं, इसी के बारे में आपको जानना है। जो मेन बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर डिबेट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। अब देखिए क्या है, कैसे है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिबेट ऑन द वर्ड सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ बिहार या बिहार पॉलिटिक्स। सबसे पहले आप इसमें आपको पढ़ना है कि अभी क्या इंट्रो चल रहा है, मतलब क्या पोजीशन चल रही है। पीआईएल पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर इसमें डिबेट क्या हो रहा है। ये माइंड स्ट्रक्चर है कि घटनाएं ऐसे घट रही हैं और प्रश्न जैसे पूछेगा वैसे आपको करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हो रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न, पहला टॉपिक। इसी के साथ साथ फिर सोशलिज्म है वर्ड। सोशलिज्म क्यों इस समय रिलेवेंट नहीं है? अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी, देश में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, उसके लेकर के सोशलिज्म, समाजवाद पर उंगली उठाई जा रही है, ये क्यों उठाई जा रही है। फिर उसके बाद प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है, उत्तरदायी कारण, ये जानना है। फिर उसके बाद आएंगे सेकुलरिज्म पर, प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब सेकुलरिज्म को लेकर के क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद से बताएंगे कि आखिर ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के 42 अमेंडमेंट, संविधान के 42वें संशोधन के तहत जब ये चीजें शामिल की गई, तब से लेकर के क्या रहा है। फिर आप आएंगे बिहार की पॉलिटिक्स पर कि जो बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका रिएक्शन और उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे इसमें इफेक्टेड है। फिर आप उसमें डिफाइन करेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय वाले आरजेडी हो, गुड गवर्नेंस वाले अपने सुशासन बाबू हो, राष्ट्रवाद वाले, नेशनलिज्म वाले बीजेपी हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दावा करने वाले कांग्रेस हो या अन्य और हो। ध्यान रखिएगा, विचारधारा 98% बच्चे विचारधारा नहीं लिखते। 11th क्लास की एनसीईआरटी आप उठा करके देखिए, उसमें सब लिखा हुआ है कि भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी विचारधारा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके आंसर में सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, नेशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसे शब्द नहीं आए तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। मतलब सामाजिक न्याय आरजेडी, सुशासन बाबू अपने नीतीश जी, ठीक उसी तरह राष्ट्रवाद बीजेपी, दलित अस्मिता एलजीपी, अन्य और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका अपना जातिगत, धार्मिक, मजहबी और क्षेत्र विशेष से रिलेशनशिप है। अब फिर आपको बताना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे इफेक्टेड हो रही है। तो आप कोई भी एग्जांपल उठा ले, बात चाहे एनआरसी की हो, बात चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की हो, बात चाहे कॉमन सिविल कोड की हो, बात चाहे वक्फ बोर्ड के ऊपर होने वाले वर्तमान बहस की हो, बात चाहे वर्शिप एक्ट को लेकर के अभी देश में चलने वाले क्रिया और प्रतिक्रिया की हो। कहने का मतलब है ये फ्रेमवर्क है। अब आप आईएएस देने जा रहे हैं तो बिहार वाला हटा दीजिए, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो भी बिहार वाला उठा लीजिए, और समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, ये टॉपिक कॉमन इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इस बार आईएएस में या यूपी पीसीएस में या बीपीएससी में पूछेगा, मिस्टर नाथ व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑन ऑफ क्या प्रियम्बल, डू यू एग्री द वर्ड सोशलिज्म इज नॉट रिलेवेंट, व्हाट यू थिंक अबाउट सेकुलरिज्म। अब ये सब चीजें पूछेंगी। यूपी के पॉलिटिक्स में क्या है, बिहार की पॉलिटिक्स में क्या है, योगी बाबा जो कर रहे हैं आपके क्या विचार हैं। मतलब जितने लोग जो उत्तर प्रदेश से बिहार में इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे पर्टिकुलरली पहला सवाल पूछता है योगी आदित्यनाथ के बारे में। आगे डिस्कस करेंगे कि इन सारे प्रश्नों को डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल करना है। ध्यान रखिएगा, पढ़ते सब लोग हैं, रटते भी सब लोग हैं, लेकिन क्या बोलना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, स्मार्टनेस इसी में है। कल मैंने इमोजी बनाकर बताया था कि जानते सब लोग हैं, बट चीजों को प्रेजेंट करना, चीजों को अच्छी तरह रखना,
टू द पॉइंट। पोस्ट कॉर्प का जो एक सिद्धांत है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप कैसे रखते हैं, तभी यही राइटिंग स्किल मेंस में आपको चेक करता है और बताता है कि आप एक बेहतर प्रशासक है। अदरवाइज आप ये बताइए, भारत का कोई भी बच्चा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, क्या वो प्रियम्बल नहीं जानता? सब लक्ष्मीकांत रट के बैठे हैं। बट प्रियम्बल को लेकर के 1947 से अब तक क्या डिबेट चल रहा है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस प्रकार की जुडिशियल जजमेंट्स आ रहे हैं, आज बीजेपी पर, एनडीए गवर्नमेंट पर क्या आरोप लग रहा है, ऑपोजिशन की पार्टी क्या कह रही है, जो कह रही है वो सही है या गलत, उसको हटाइए। एवरीबडी नोन अबाउट इट। बीजेपी का एजेंडा क्या है? हिंदू राष्ट्रवाद, संविधान को बदलना, आरक्षण को खत्म करना या नहीं करना, जो भी हो। बीजेपी के जो जितने नेता हैं सबका इंटरव्यू पड़ा हुआ है कि वो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं है, संविधान बदलने ही वाले हैं। बट इन सब चीजों को अलग रखिए। एक डिप्लोमेटिक पर्सन अलग होता है, पॉलिटिकल पर्सन अलग होता है। जब भी आप पॉलिटिकली पर्सन की बात करेंगे तो आप आईएएस डिप्लोमेट बन ही नहीं पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन नहीं पाएंगे। आप यही कहिए समबडी से बीजेपी पे, एनडीए गवर्नमेंट पे आरोप लगता हुआ देखा जा रहा है। आगे हम बताएंगे। तो ये फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आइए अब इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा है, कॉन्स्टिट्यूशन का दर्पण है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन है। इसी से पता लगता है कि संविधान के एम्बिशन क्या है, वगैरह वगैरह। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये दोनों शब्दों को बाहर किया जाए। अब आज के दौर में इन दोनों शब्दों की कहीं कोई उपयोगिता नहीं है। क्यों उपयोगिता नहीं है? पीआईएल जानते ही होंगे, जनहित याचिका। उस पीआईएल में ये बातें कही गई हैं कि आज देश में निजीकरण का दौर है, हर जगह ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल चल रहा है, निजीकरण का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। ऐसे में समाजवादी शब्द की अब कोई उपयोगिता नहीं है। अब समाजवादी शब्द को संविधान के प्रीफेस से हटा दिया जाए। कारण क्या है कि कई सारे आर्थिक गतिविधियों के संचालन में यह शब्द बाधा पड़ रहा है। जैसे वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है, वो एक प्राइवेट सेक्टर का ट्रेन है। तो सोशलिज्म अगर संविधान के प्रियम्बल में रहेगा तो उसको कह देंगे कि भाई हमारा एम्बिशन तो सोशलिज्म है, ट्रेन प्राइवेट नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम खासकर खनन कंपनी जितनी भी है, माइनिंग वाली, उनसे देखा गया। तो कहा गया इसको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातें सुनी और कहा यह शब्द नहीं हटेगा। अब बात करते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म सोवियत रूस की क्रांति से प्रेरित होकर के संविधान के प्रियम्बल में इन्वॉल्व या जोड़ा गया। सोशलिज्म का शब्द या व्याख्या नहीं की गई, लेकिन यही रखा गया कि सोशलिज्म का मेन एम्बिशन या मुख्य लक्ष्य होगा असमानता को कम करना, गरीबी को कम करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तीन चीजें हैं। तो आप यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा है कि भले ही सोशलिज्म का प्रोसेस अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, बट सोशलिज्म अभी भी रेलेवेंट है। और जो सोशलिज्म के एम्बिशन है वही इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास में शामिल है। इसलिए ये वर्ड प्रियम्बल में रहेगा, भले ही इसके ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए या डिबेट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया। ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब आपके उत्तर में सोवियत रूस, समाजवाद, 42वां संशोधन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इतने शब्द आने चाहिए। अगर आपके इस एक पैरा में इतने शब्द नहीं आए तो अबव 70% नंबर नहीं मिलेगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया। उत्तर है, बट मैं दिखाता हूं एग्जामिनर उत्तर कैसे चेक करते हैं और नंबर कैसे मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां आइए, सेकुलरिज्म। दूसरी विवाद संविधान की प्रस्तावना को या प्रीफेस को लेकर के सेकुलरिज्म के वर्ड पर है। कहा जा रहा है कि सेकुलरिज्म से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहा जा रहा है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, बट सेकुलरिज्म के नाम पर भारत में दोहरा व्यवस्था, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव लागू है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहां माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी में भेद किया जाता है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन के नाम पर चल रही हैं और एक सेकुलरिज्म या सेकुलर कंट्री में दोहरा व्यवहार कर रही हैं। जब सेकुलर कंट्री है तो हज के ऊपर क्यों सब्सिडी दी जा रही है? वो खत्म कर दी गई। ट्रिपल तलाक की व्यवस्था है, वो भी खत्म कर दी गई। ठीक उसी तरह इस देश में
मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में विभेद किया जाता है, अल्पसंख्यक के नाम पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। भारत में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कहीं कोई प्लान नहीं है। एक तरफ अल्पसंख्यकों के जितने भी प्रार्थना गृह हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको फंड दिया जाता है और मेजॉरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। और भी कई तरह की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात पूजा स्थलों को लेकर के कि ईसाई अपना गिरजाघर चला सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं, उसी तरह मुस्लिम समाज के लोग भी चला सकते हैं, बट हिंदू अपने मंदिर का पैसा अपने वेलफेयर में नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। मतलब बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं पड़ना है, यही कहना है कि सेकुलरिज्म को लेकर के इतनी सारी बहस हो रही है और इसी के ऊपर डिबेट हो रहा है और इसीलिए पीआईएल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से वर्ड सेकुलरिज्म को बाहर करने की बात कही जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई को रिजेक्ट कर दिया और यही कहा कि नहीं, प्रीएम्बल से सेकुलरिज्म शब्द बाहर नहीं होगा। एक ये भी कहा जा रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन के तहत ये दोनों शब्द ऐसे समय पर डाले गए जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था। उस समय स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। 100 से भी ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब सेकुलरिज्म शब्द से बहुत समस्या आ रही है, इसलिए इस शब्द को हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने झटके से रिजेक्ट कर दिया कि आज आप सेकुलरिज्म शब्द को हटा रहे हैं, कल आप कुछ और हटाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, पार्ट है, इसलिए शब्द नहीं हटेगा। ये मामला यहीं खत्म हो गया, बट खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पर। ध्यान से सुनिएगा, बिहार की राजनीति में प्रारंभ से ही सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का प्रभाव रहा। सेकुलरिज्म तो बहुत बाद में रहा, बट सोशलिज्म की जन्मभूमि बिहार रही है। बिहार में ही समाजवाद की विचारधारा डेवलप हुई और इसमें जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। सेकंड स्टेप, 1936 में देश में सीएसपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी। उसके पहले बिहार में समाजवाद के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। 1947 तक यह आइडियोलॉजी चलती रही। किसान आंदोलनों को भी इस विचारधारा ने आगे बढ़ाया। समाजवाद की सबसे बड़ी देन मानी जाती है कि भारत के जितने भी वंचित वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़े वर्ग हैं, सबको एक मंच पर लेके आने और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ध्यान रखिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के सबसे बड़े हिमायती थे। इनमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य जेबी कृपलानी वगैरह दर्जनों नेता थे। 1947 के बाद देश में ऑपोजिशन का झंडा उठाने वाले या मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवाद या समाजवादी विचारधारा रही। समाजवाद की विचारधारा ने बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाया। बिहार की राजनीति में सभी वर्गों के सत्ता की हिमायती के लिए समाजवाद बहुत ज्यादा प्रयासरत रहा। 1967 में बिहार की पॉलिटिक्स में जो कोलिब्रेशन गवर्नमेंट बना, उसमें समाजवाद की सबसे बड़ी भूमिका थी और इसके सबसे बड़े प्रमाण के रूप में उभर करके आए कर्पूरी ठाकुर। इनका नाम आना बहुत जरूरी है। कर्पूरी ठाकुर के द्वारा सामाजिक न्याय की जो विचारधारा रखी गई समाजवाद के बैनर तले, समाजवाद के झंडे के तले, वो आज तक बिहार की राजनीति में प्रभावी है। पहले पॉइंट। दूसरा, आज भी बिहार के नेतृत्व का जितनी शैली विद्यमान है या जितना चेहरा हम देख रहे हैं या नेतृत्व के जितने भी धड़े विद्यमान हैं, वो सब समाजवादी विचारधारा से ही निकले हुए हैं। जेपी आंदोलन इसकी सबसे बड़ी देन है। 90 के दशक में जो 90 के दशक में जो राम मंदिर पुनर्निर्माण आंदोलन उभर के आया और बाबरी मस्जिद की विध्वंस की घटना हुई, तब बिहार में सेकुलरिज्म नामक एक नई विचारधारा ने राजनीतिक वर्चस्व को कायम किया और बिहार की राजनीति में जाति और धर्म के बाद एक तीसरी विचारधारा उभर करके आई, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। आज बिहार की राजनीति कई धड़ों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला विचारधारा मानी जाती है सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की, जिसके प्रतिनिधि राष्ट्रीय जनता दल करता है। दूसरी विचारधारा सामाजिक न्याय और सुशासन की है, जिनके प्रतिनिधि जनता दल यूनाइटेड करते हैं। एक तीसरी विचारधारा है राष्ट्रवाद की। यह राष्ट्रवाद की विचारधारा देश के एनडीए अलायंस से जुड़ी हुई है, जिसके सबसे बड़े प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी हैं। उनके नजरों में सेकुलरिज्म महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर। उनका कहना है कि सेकुलरिज्म
भारत की राजनीति के लिए अनरिलेवेंट है, वो सेकुलरिज्म को मान्यता नहीं देते हैं। वो यही कहते हैं कि सेकुलरिज्म इस देश में ड्यूल बिहेवियर कर रहा है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में विरोध करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद की विचारधारा को मानने वाले बीजेपी का मानना है या एनडीए अलायंस का मानना है कि देश के राष्ट्रीय राजनीति में सेकुलरिज्म के नाम पर दोहरे व्यवहार किए जा रहे हैं। इसका असर जम्मू कश्मीर की स्थिति, इसका असर एनआरसी पर, इसका असर नागरिकता कानून पर, इसका असर अभी वर्तमान में संविधान के वर्शिप एक्ट पर भी दिखाया जा रहा है। कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स के तुष्टीकरण की नीति, देखिए ध्यान रखिएगा मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, तुष्टीकरण की नीति भी सेकुलरिज्म के माध्यम से चल रही है। कुछ अन्य और विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सेकुलरिज्म और कुछ नहीं है, यह माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन मतलब अल्पसंख्यक प्रोटेक्शन की एक पॉलिसी है। इस तरह बिहार की राजनीति में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की विचारधारा को देखा जा सकता है। अब फिर सामाजिक न्याय के प्रतिनिधिकर्ता के लिए सेकुलरिज्म स्वीकार है और बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म का व्यापक प्रभाव वोट बैंक पर दिखाई देता है। दूसरी तरफ गुड गवर्नेंस या सुशासन की राजनीति भी सेकुलरिज्म के साथ संचालित हो रही है, बहुत ही सीमित तरीके से। वर्तमान में बिहार में राजनीतिक सत्ता इन्हीं के हाथों में है। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की विचारधारा भी नीतीश बाबू के साथ, लेकिन नीतीश बाबू नहीं करना है, सुशासन के साथ चल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद की दुहाई देने वाले या संविधानवाद के माध्यम से शासन चलाने वाले कांग्रेस अभी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। इस तरह बिहार के राजनीतिक दल या बिहार की राजनीति में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म इस रूप में संचालित है। वास्तव में ये दोनों विचारधारा देश के पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी, राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़ी हुई है। पूरे देश में यह विचारधारा अलग अलग रूप में चल रही है, उसी तरह बिहार में भी चल रही है। कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बोल के सुना दिया, ध्यान रखिएगा आपके उत्तर में कहीं भी लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, तभी आप ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे। आपके आंसर में कहीं भी विस्पान, पूर्वाग्रह, बायसनेस या नफरती भाषण नहीं होना चाहिए। यही बात मैं बार बार कहता हूं अपनी इस किताब में। और ये यूं ही नहीं है, पूरे GS2 IAS के बारे में ये मैंने 2 साल पहले बुकलेट लिखा था। ये आज पूरा का पूरा, यही जो हैंड रिटन कल भी मैंने दिखाया था और आज ये आपके सामने आंसर राइटिंग के रूप में इसमें ये चीजें फ्रेम की गई हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब कैसे भी प्रश्न आए आप इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है एट प्रेजेंट डिबेट क्या चल रहा है प्रियम्बल को लेकर के। प्रियम्बल क्या है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। सोशलिज्म क्या है, कैसे जन्मा, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में आया, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, क्या डिबेट चल रहा है और कैसे इसको बाहर करने की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। ये 5-7 फ्रेमवर्क। उसी तरह आपको सेकुलरिज्म पर जानना है, व्हाट सेकुलरिज्म, क्या, कैसे आया, सेकुलरिज्म को लेकर डिबेट क्या चल रहा है, आरोप क्या लग रहे हैं, प्रत्यारोप क्या चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्या चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों का हवाला देके इसको खारिज कर दिया। फिर 42 अमेंडमेंट का लेकर के क्या सीन चल रहा है, इसके ऊपर जो डिबेट हुआ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों झटक दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बिहार की पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। न किसी पॉलिटिकल पार्टी का दोषारोपण करना, आपको सिर्फ अपनी बात कह देनी है। somebody से ये बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं अपने 20 वर्षों के अनुभव के पर, आप किसी का नोट्स उठा करके जरा देखिए, क्या उसमें ये सारी बातें लिखी है जो मैंने बोल के आपको सुनाई। मुझसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, स्टैटिस्टिक छोड़ के, DI छोड़ के, मैं आपको बोल के सुना दूंगा कि इसका उत्तर ऐसे लिखना है। 20 सालों से ये काम कर रहा हूं, एकदम परफेक्टनेस आ गई है, दिमाग कंसंट्रेट। अभी आप कहिएगा यूपी पढ़ाओ तो यूपी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आप कहिएगा IAS पढ़ाओ तो IAS पढ़ाना शुरू कर दूंगा। चीजें क्लियर हैं एकदम क्रिस्टल की तरह। ये क्लियरनेस आपके अंदर भी आनी चाहिए। और एक बार जब आपकी सोच क्लियर हो गई, समझ क्लियर हो गई, रुझान क्लियर हो गया, और इसी का हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड नोट्स मैंने आपको दे दिया, आप 3 बार लेक्चर सुन लीजिए, प्रिंटेड नोट्स पढ़ लीजिए और 3 से 4 बार उत्तर लिखिए, देखिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। 99% बच्चे तो गुमराही की स्थिति में है, कहां पढ़ें, किसका नोट्स पढ़ें। बच्चे पूछते हैं सर किसका नोट्स अच्छा है। अरे भैया, नोट्स सबका अच्छा है, नोट्स अपने जगह सब मायने रखते हैं।
बस दिक्कत यह है कि आप उस चीज को कैसे समझ रहे हैं और जो प्रश्न पूछ रहा है आप उसको कैसे लिख रहे हैं। टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन, पैराग्राफ चेंज कर करके जितनी क्लियरनेस होगी, जितना टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होगा, जितना फैक्ट डाटा एनालिसिस बेस्ड आपका आंसर होगा, उतना ही नंबर मिलेंगे। दर्जनों बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं पूछते हैं सर रैंक कैसे बढ़ाएं, रैंक बढ़ ही नहीं रही। अरे भाई रैंक कैसे बढ़ेगी? नोट्स पढ़ के, किसी ऑनलाइन का कोचिंग करके नहीं, वो हो चुका है। जो आप दिल्ली के बुक स्टॉल पर देख रहे हैं वो भारत के हर बच्चे के मोबाइल में और टेबल पर है। उसको समझना, उसको जानना और उसको लिखना स्मार्टनेस है, और हमारे द्वारा चेक करना और आपको बताना कि आप यहां गलती कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपने कोर्ट का ये जजमेंट नहीं डाला, इस क्वेश्चन में रबिया वाला मुद्दा आपने नहीं डाला, इस क्वेश्चन में ये डालना चाहिए। यही तो हमारी रेलेवेंट है, बाकी तो सब पढ़ा ही रहे, एक से एक एक्सपर्ट है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मीकांत पढ़ा पढ़ा के स्टार टीचर बन गए हैं, लेकिन बच्चों को 90% बच्चों को तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। वो बेचारे पढ़ते रहते हैं एकदम जैसे हम लोग गधे की तरह पढ़ते थे 12-12 घंटे। एनीवे, तो ये समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए। तो कितने रिलेवेंट है? सबसे पहले इंट्रो, मतलब एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है प्रेम्बल को लेके। सेकंड पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। थर्ड पार्ट, वर्ड सोशलिज्म कब, क्या, कैसे, किस तरह, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने झटक दिया कि नहीं ये रहेगा। चौथा, वर्ड सेकुलरिज्म कब बना, कैसे बना, क्या डिबेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे झटका। और छठा, बिहार की पॉलिटिक्स में क्या है। तो बिहार की पॉलिटिक्स में शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट के पहले से अभी वर्तमान तक, मतलब 1930 के दशक से लेकर के 2025 तक की घटनाएं आपके राइटिंग में आनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, ये बात पता थी? अब आइए इसी को थोड़ा पीडीएफ के रूप में देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए, ये आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये पढ़ाते तो वो फीलिंग नहीं आती। देखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले इंट्रो देंगे, और लिखना कैसे है मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बीपीएससी का आंसर शीट ऐसे ही मिलेगा। बड़े वाले क्वेश्चन कितने सब पेज में होने चाहिए, तो मैंने आपको पहले बताया है कि एक पेज में 200 शब्द आते हैं। तो जो बड़े वाले क्वेश्चन है 36 से 38 नंबर, ये देख लीजिए ध्यान, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे हैंड रिटन है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ऊपर, ओमकार नाथ, ये वो। एक पेज, 2 पेज, 3 से 4 पेज में होना चाहिए। जो 8 से 9 नंबर के प्रश्न है उसको आप एक पेज में समेट सकते हैं, बट जो 36 से 38 नंबर का है 4 से 5 पेज में आप अपनी बातों को लिख दें तो बेहतर है। कुछ बच्चे कहते हैं 7 पेज में लिख दें, तो लिख दे भैया, दुनिया भर की कथा कहानी लिख देगा, उसका कोई मतलब नहीं आता। नंबर दिया है, वर्ड लिमिट नहीं दिया है, तो आप जितना कम लिखेंगे, जितना बेहतर लिखेंगे, नंबर उतना ही मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जो आपका आंसर है वो इसी तरह के पेज में 3 से 4 पेज के बीच में होना चाहिए। आप सारे प्रश्नों को टू द पॉइंट जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे नंबर मिलेगा। 7 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, नॉलेज हो तो लिख मारिए, बट अगर आप 7 पेज लिखेंगे ना तो आपके अन्य प्रश्न छूट जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं 3 से 4 के बीच में, ज्यादा से ज्यादा आप 5 भी जा सकते हैं, बट 3.5 और 4 एक आइडियल आंसर माना जाता है। मैंने तो 2-2 पेज में लिख दिया है सारी बातें, जरूरत ही नहीं बची है। ऐसा ही 9 इंटरव्यू नहीं दिया हूं, बट कुछ अपनी बेवकूफियां थी जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। एनीवे, तो सबसे पहले आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है। इस विषय के ऊपर लंबे समय से विवाद चला, किंतु इधर के कुछ एक दशक से संविधान की प्रस्तावना पर कुछ नए विवाद सामने आए। ये इंट्रो, क्या है विवाद? यह नया विवाद संविधान की प्रस्तावना में शामिल 2 शब्दों को लेकर उभरा है कि क्या प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द की वर्तमान कोई उपयोगिता है अथवा नहीं है। इन्हीं 2 विशेष उद्देश्यों को लेकर संविधान की प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाने की बात कही जा रही है। कहने का मतलब एट प्रेजेंट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 2 वर्डों को लेकर के डिबेट चल रहा है, और यह बात सोची जा रही है कि क्या ये दोनों वर्ड अनरिलेवेंट हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में 2 पीआईएल पड़ा है और कहा गया है कि 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत जो अमेंडमेंट करके प्रियम्बल में 2 शब्द डाले गए उसके ऊपर फिर से विचार किया जाए। वास्तव में एट दिस टाइम इन 2 वर्डों को लेकर के डिबेट देखा जा सकता है कि इनको प्रियम्बल में रखें या न रखें, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जाना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया।
अब आते हैं क्यों अमेंडमेंट होना चाहिए। जो बातें मैंने कही उसी को यहां पे डिफाइन किया गया। क्या? समाजवादी और पंथ निरपेक्षता मतलब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहिए या प्रियम्बल से हटाना चाहिए। पहला पॉइंट, ये दोनों वर्ड इमरजेंसी के टाइम ड्यूरेशन में डाले गए थे जब न पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही थी न ऑपोजिशन था, तो एक ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट, इन दोनों शब्दों ने कॉन्स्टिट्यूशन की कोई नीड नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऑल एडी जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, तो फिर इन दो वर्डों की क्या जरूरत है। दूसरा पॉइंट ये देखिए, जो तर्क दिया गया है पीआईएल में वही बातें मैं कह रहा हूं। तीसरा, 1990 के बाद 90s के बाद देश में लिबरलाइजेशन का पीरियड चल रहा है और जो सोशलिज्म है वो खुद अनरिलेवेंट हो रहा है क्योंकि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में सोशलिज्म शब्द है अब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है जिससे सोशलिज्म शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया। इस वजह से समस्या आ रही है। समस्या यह भी आई कि पिछले चुनाव में कहा गया कि देश में अमीर लोगों की संपत्ति को छीन करके गरीबों को बीच में बांट दिया जाएगा, राहुल बाबा जैसे लोगों ने कही थी। उस वजह से भी कहा जा रहा है कि इस तरह की समस्या जन्म न ले, इसके वजह से इसको हटाया जाना चाहिए। अब इधर आइए, 2 पॉइंट हो गया, 3 हो गया, चौथा आगे आइए। प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द इन्वॉल्व है बट सेकुलरिज्म के इंडिकेटर, पॉलिसी या फिर लेवल क्या होगा वो डिफाइन नहीं है। आज इस संदर्भ में कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। इसके आड़ में पिछले 45 वर्षों से कई ऐसी नीतियों को देश में लागू किया गया है जो देश में ही 2 अलग अलग व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए देखे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, आप लिख रहे हैं कहा जा रहा है, आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने ये कहा, बीजेपी ने। आपको हमेशा ब्यूरोक्रेट की तरह सारी घटनाओं को ऊपर से चीजों को देखना है। आगे देखिए, कहा जाता है कि सेकुलरिज्म, अब धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता दोनों का इंग्लिश सेकुलरिज्म ही होता है, जैसी शब्दावली राजनीतिक लाभ उठाने का एक उपकरण बन चुका है। इसके आड़ में वोट बैंक की राजनीति, विशेषकर तुष्टीकरण संबंधी गतिविधियां संचालित देखिए ये शब्द देखिए, कहा जा रहा है कि सेकुलरिज्म वोट बैंक की राजनीति से संचालित है और यह तुष्टीकरण का एक माध्यम है। ये अप्रोच होना चाहिए। जब इस स्टाइल में आप लिखेंगे ना, तभी आपके आंसर से एक ब्यूरोक्रेट झलक के आएगा कि हाँ भाई, ये आदमी सारी घटनाओं को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और लिख रहा है। ना ये बीजेपी वाला है ना ये कांग्रेस वाला है, भले आप चाहे जो भी हो, बट आपके आंसर राइटिंग में ये चीजें आनी चाहिए। यही बात मैं यहां भी कहता हूं और यही बात भी यहां कह रहा हूं। आप कहीं भी पढ़ें, इस किताब को पढ़िएगा जरूर। रैंक लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे, सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल देते हुए देश में कॉमन सिविल कोड जैसे प्रोविजन को लागू करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम्बिशन है और एक इक्वलिटी और कॉमन सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट में बैरियर है। बात समझ में आई? छठा, बस अब कंक्लूड करिए। इस तरह कई कारणों का हवाला देकर संविधान की उद्देशिका में प्रियम्बल में शामिल सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे वर्ड को हटाने की बात चल रही है। इसके लिए केशवानंद भारती, ये जरूरी है कि फैसले को भी इन्वॉल्व किया गया है। केशवानंद भारती के फैसले के अनुसार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर अथवा मूल संविधान किसी संकल्पना के बिना बदले संविधान में किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, ऐसे इसे फैसले देते हैं ना, एक बार कहते हैं है, एक बार कहेंगे नहीं है। खैर, केशवानंद भारती में एक जजमेंट आया कि बेसिक स्ट्रक्चर रहना चाहिए और दूसरा किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट हो सकता है। वस्तुतः इन्हीं कारणों से समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की बात कही जा रही है। संशोधन जरूरी नहीं है। अब आइए, 6 कारण मिल गए ना, अमेंडमेंट होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए। पहला, भारत के मल्टीकल्चरम अथवा बहुलतावादी समाज को देखते हुए पंथ निरपेक्षता का माहौल रखना बेहद जरूरी है। प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द इसी फेथ को बनाए रखने में हेल्प करता है। समझ में आ गया कि भारत की सोसाइटी डाइवर्सिटी से है, मल्टीकल्चरिज्म है
और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये वर्ड है तो ये जरूरी है। दूसरा, समाजवादी वर्ड का मीनिंग सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी या नेशनलाइजेशन अथवा सरकारी क्षेत्र से नहीं जुड़ा। समाजवादी व्यवस्था या सोशलिज्म अपने आप में सोशल जस्टिस, इक्वलिटी के साथ साथ नेचुरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस जैसे सभी कॉन्सेप्ट को शामिल किए हुए हैं। प्रस्तावना में शामिल समाजवादी शब्द भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम्बिशन को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है, जो कि वर्ग संघर्ष या जातिवाद, भारतीय संकल्पना में जाति व्यवस्था को, दुष्प्रभाव को दूर करने वाले शासन का एक प्रतीक है। समझ में आ गया कि वर्ड सोशलिज्म है वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम्बिशन है समाज में समता लाना, उसको भी गेन करने में सहायक है। आगे, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों को हटाने से फ्यूचर में आगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज करने का पोजीशन बन सकता है। वैसे बीजेपी का एजेंडा यही है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, रास्ता बना सकती है। अगला पॉइंट, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे वर्ड्स का एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इन्हें नीड के अनुसार मनमानी व्याख्या कर इनकी सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। मतलब आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई संविधान के संशोधन में संविधान में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द की व्याख्या नहीं की गई तो कल कुछ और कहेंगे। आगे, सेकुलरिज्म अथवा पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने से धार्मिक राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये शब्द का ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस नेशनलिटी एंड नेशनलिज्म, ये है बीजेपी की विचारधारा का वातावरण और देश में बढ़ सकता है। ऐसे में संविधान का मूल बेसिक स्ट्रक्चर वाले चरित्र भी बदलने की कोशिश की जा सकती है और एक धार्मिक राष्ट्रीयता के आधार पर धर्म विशेष वाले राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि आज अगर प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ तो आगे भी अमेंडमेंट होने की बात उठेगी और सेकुलरिज्म शब्द को हटा करके एक रिलीजन बेस्ड, मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, एक रिलीजन बेस्ड नेशनलिटी वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए जाने की मांग बन सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष के नेता जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की बातों को यहां मैंने अपना नाम लेकर के लिख दिया। आगे, वास्तव में इन्हीं वाद विवाद के बीच में संविधान के प्रियम्बल में शामिल किए गए इन दो शब्दों पर उठे पॉलिटिकल डिबेट को देखे जा सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सोशलिज्म वर्ड के ऊपर उतना अधिक विरोध नहीं है जितना अधिक डिस्प्यूट सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्षता पर होता है। ठीक है, आगे, लास्ट एक डिकेड या एक दशक में भारतीय पॉलिटिकल विचारधारा में यह शब्द बेहद चर्चित है, क्योंकि इसके आड़ में, अब देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से विवादित स्थिति, 3 तलाक व्यवस्था को खत्म करने का गतिरोध, हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करना, न्यायपालिका के समानांतर चलने वाले मजहबी शरिया अदालतों को अवैध घोषित करना, हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण किंतु अल्पसंख्यक संस्थाओं, धार्मिक केंद्रों की खुली छूट देना, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग की गलत व्याख्या करना, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर उनका राजनीतिक लाभार्जन करने की राजनीति जारी रहना, अल्पसंख्यकों को विशेष प्रोत्साहन देकर एक देश में ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खाई बनाना, एक मुश्त संगठित अल्पसंख्यक वोट बैंक का लाभार्जन करने की कोशिश करना जैसे कई आरोप और प्रत्यारोप देखे जा सकते हैं। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हम नहीं कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, यही स्मार्ट आंसर होता है। आगे, पंथ निरपेक्षता शब्द के आलोचक यही कहते हैं कि इसी अल्पसंख्यक आक्रामक राजनीति से देश का बंटवारा हुआ और यही अल्पसंख्यक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स अभी भी इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिव है और इसी के आड़ में माइनॉरिटी फर्स्ट की कॉन्सेप्ट प्रभावी है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में शामिल इन दो वर्डों के ऊपर डिबेट देखा जा सकता है और ये दोनों वर्ड जो डिबेट हो रहे हैं यह इंडियन सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर के जो अंतर विरोध हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मतलब राजनीतिक चेतना है
जिनके ऊपर अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा सकती है, जो संविधान को केंद्र में रखे हैं, और इसका ही परिणाम है प्रस्तावना में संशोधन के अतिरिक्त पंथ निरपेक्षता, समाजवादी जैसे शब्दों को हटाने की मांग करना। कहने का मतलब है कि भारत के समाज में अभी भी कई ऐसे एलिमेंट है जिसके ऊपर डिबेट देखा जा सकता है, और इंडियन सोसाइटी में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उन्हीं का एक पॉलिटिकल विंग है कि इस शब्दों में अमेंडमेंट करने की बात उठ करके सामने आना। आगे अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में। तो संविधान की प्रस्तावना पर उठे इस विवाद का असर बिहार की पॉलिटिक्स में भी देखा जा सकता है। वास्तव में बिहार की पॉलिटिक्स में जाति और धर्म ये दर्जनों बार आ चुका है कि भी जो भूमिका सामने आ रही है वह इन्हीं दो संकल्पनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ी है। अब देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स में 90 के दशक के बाद से जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस लालू यादव, अथवा धर्मनिरपेक्ष राजनीति लालू प्रसाद जी का दौर विशेष रूप से एक्टिव होकर प्रारंभ हुआ, उनमें माइनॉरिटीज के साथ पिछड़ी जातियों का गठबंधन प्रभावी रूप से सामने आया। लगभग 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता में यही सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स जारी रही। MY गठबंधन, मुस्लिम यादव गठबंधन, चढ़गुंडों की छाती पे लगा दे मुहर हाथी पे, बसपा उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी, वहां भी मुस्लिम यादव का गठबंधन दिखा, और बिहार में भी ये दो जातियां प्रमुख रूप में आई। लालू प्रसाद जी का 15 वर्ष का राज बिहार में चलता रहा। बट इसमें ना नाम लेना है, ना किसी के बारे में कुछ कहना, बस आपने कह दिया कि 90 के दशक से 15 वर्षों तक बिहार की राजनीति में यह आइडियोलॉजी कैसे प्रभावी रही। सेकेंड पॉइंट, 2005 के बाद से चर्चा में आई शब्दावली जंगल राज के विरुद्ध सुशासन नीतीश बाबू नामक विचारधारा के साथ साथ यही सेकुलरिज्म की गठबंधन वाली नीति चल रही है। आरोप नहीं लगाना है, सिर्फ कहना है चर्चे में आई, नहीं तो फिर लालू जी के समर्थक आपसे नाराज हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म और सुशासन का यह गठबंधन 2005 से अब तक प्रभावी है। मतलब ये 2005 से लेकर के बिहार की राजनीति में यही विचारधारा चल रही है 2025 तक। आगे, बिहार में तीसरी राजनीतिक विचारधारा में स्वयं को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि घोषित करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स, विशेषकर सेकुलर पॉलिटिक्स को सही नहीं मानते। इस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को समाप्त करने की पहल, समान नागरिकता संहिता को लागू करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म शब्द को हटाने की मांग की जा रही है। आज इस पॉलिटिकल समूह को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ये है भाजपा। आपने सिर्फ लिख दिया कि तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, वो क्या किस विचारधारा को मानती है और क्या सोच रखती है। आगे जाइए, 4 नंबर के बाद 5वां नंबर, चौथी विचारधारा के रूप में देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल भी है, जो बिहार में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। कांग्रेस जगन्नाथ बाबू मिश्र के बाद से तो गायब ही है। आज भी उसकी राजनीतिक विचारधारा में संविधानवाद, नेहरूवादी सेकुलरिज्म नीति को जारी रखना और संविधान की मूल संरचना में कहीं भी छेड़छाड़ न करना जैसी विचारधारा शामिल है। किंतु विगत 15 वर्षों से इस विचारधारा का गठबंधन राज्य के सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्षता का दावा करने वाले समूह से है। आज इस गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है। मतलब कांग्रेस बिहार में लालू यादव की बैसाखी पे ऊपर चल रही है। लालू जी जब चाहें इनको दो लत्ती मार के गिरा सकते हैं। अब ये बात तो लिख नहीं ना, ये एक पॉलिटिकल बात है, बट एक IAS अधिकारी या PCS अधिकारी जब लिखेगा तो कुछ ऐसे। आगे आइए, बिहार में 5वीं राजनीतिक विचारधारा में मूलतः सामाजिक न्याय जैसी संकल्पना पर ही आधारित कई पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिवनेस देखी जा सकती है। सब जातिवादी, जिनका एकमात्र उद्देश्य, देखिए जिनका मतलब बिहार में इनके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनका बेस क्या है, अपनी जातियां या सोशल जस्टिस। जिनका एकमात्र मतलब ओनली एम्बिशन अपने अपने कास्ट बेस्ड जातिगत समीकरणों से एम्पावरमेंट के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित कर सत्ता में हिस्सेदारी पाना है। यह समूह अपनी सुविधा के अनुसार कभी NDA में जाता है तो कभी इंडिया में गठबंधन में आता है। बिहार में 3 पॉलिटिकल पार्टी इसी विचारधारा से हैं। माछ भात खाएंगे, तेजस्वी भाई को जिताएंगे, इंसाफ पार्टी मुकेश सहनी, हम पार्टी रामजतन साहनी और लोजपा।
मैं मोदी जी का हनुमान हूं। मतलब ये तीन लोग अपनी अपनी जातियों के झंडेदार हैं, और भी हैं, कुशवाहा जी हैं, जो अपनी सुविधा के अनुसार भाजपा में, जो अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस में मिल सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि अन्य सोशल जस्टिस के इंडिकेटर के रूप में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कभी इंडिया कोलिब्रेशन और कभी एनडीए कोलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जिनका एकमात्र एम्बिशंस रहता है अपने कास्ट बेस्ड इक्वेशन से पॉलिटिकल पावर को गेन करना। थोड़ा देख रहे हैं अंतर शब्दों का? यही चीजें देखी जाती हैं कि आप कितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं आगे। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे वर्ड्स के ऊपर डिस्प्यूट्स देखा जा सकता है, और यह डिस्प्यूट या डिबेट बिहार की पॉलिटिक्स में उतनी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिहार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो भी लास्ट 75 ईयर्स से समय समय पर क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किए हैं, कर्पूरी ठाकुर का सोशल जस्टिस का मॉडल आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक आइडियल मॉडल के रूप में है। आज इसको सोशल जस्टिस का सबसे बेटर ऑप्शन समझा जा रहा है। पिछड़े वर्गों के जो भी क्लासिफिकेशन के साथ साथ एससी और एसटी समूह के लिए नेशनल लेवल पर जो मॉडल देने की बात कर्पूरी बाबू ने कही, कर्पूरी बाबा, एक शब्द प्रयोग करिएगा, कर्पूरी बाबा, आज वही देश के लिए आइडियल है और सही मायनों में समाजवाद की स्थापना करने का मार्ग है। देखिए कितना बड़ा पॉइंट निकल के आया कि बिहार की धरती से निकलने वाली आइडियोलॉजी ने देश को रास्ता दिखाया, बात चाहे सोशलिज्म का हो, बात चाहे सोशल जस्टिस का हो, और आज ये मॉडल है। क्योंकि आरक्षण के ऊपर उनके जैसा बेहतरीन मॉडल किसी ने नहीं दिया। जातियों को राजनीति में शामिल करना, जातियों का आरक्षण देना, आरक्षण में आरक्षण देना, प्रमोशन में भी आरक्षण देना, और सबसे बड़ी बात 10 साल के बाद जो लोग आरक्षण ले लिए हैं उनको बाहर करना, अग्रणी जातियों को भी आरक्षण देना, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की बात। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में लंबे समय से सेकुलरिज्म का जो स्वरूप लागू हुआ वह व्यापक राजनीतिक विवादों के रूप में आज सामने आ रहा है। कहा जा रहा है, आप बिहार से जोड़िए, कि बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ को बिहार के सीमांचल से जुड़े जिलों में बढ़ते रहना, राज्य में अवैध वोटरों की संख्या बढ़ाना, बिहार में एनआरसी को लागू न होने देना, नए संवैधानिक नागरिक कानून का विरोध, समान नागरिक संहिता का विरोध जैसे कई पॉलिटिकल इनिशिएट देखे जा सकते हैं। जो देश में हो रहा है वही बिहार में भी हो रहा है, तो इनका उदाहरण देना जरूरी है। तभी तो आप बताएंगे कि बिहार की राजनीति में सेकुलरिज्म कैसे चल रहा है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो डिस्प्यूट हो रहा है वही बिहार में भी हो रहा है, और यही बिहार की पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते देखा जा रहा है। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर यह आइडियोलॉजी फेमस है उसी तरह बिहार में भी। अब आ जाइए बिहार की राजनीति में सेकुलरिज्म क्या है। पहले सोशलिज्म आपने बता दिया, आगे देखिए बिहार की राजनीति में ऐसी कई विचारधारा, सॉरी ये दूसरा टॉपिक है, कहने का इतना टॉपिक खत्म हुआ। कहने का मतलब है कि आपने दोनों वर्ड से बता दिया कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टी में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म कैसे रोल प्ले कर रहा है। एक बार फिर आते हैं इसी टॉपिक पर। आपने बता दिया सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, सोशलिज्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनको झटक दिया है, कर्पूरी ठाकुर के मॉडल से कैसे अभी भी सोशलिज्म के एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं। तो सोशलिज्म का मतलब सिर्फ सोवियत क्रांति वाली सरकारी व्यवस्था नहीं है, समाज में इक्वलिटी लाना भी सोशलिज्म है। फिर आपने सेकुलरिज्म शब्द को बताया और बिहार से जोड़ भी दिया। सेकुलरिज्म के बारे में सब बताया कि देश में कहीं न हिंदू शब्द का मैंने प्रयोग किया, न कहीं मुस्लिम शब्दों का प्रयोग किया, तर्क भी दे दिए 5-5, 10-10 पॉइंट्स। बिहार की राजनीति में भी सारी बातें बता दी। अब कहने का मतलब है, अब ये मैंने यहां लिख दिया है पीडीएफ, ये देखिए पूरा एक पन्ने में है, एक पन्ना, दूसरा पन्ना और ये 2.5 पन्ना। अब यहां 2.5 पन्ना है तो उसमें आपको और ज्यादा लिखना होगा। मैं चाहता तो यही पढ़ा देता, बट इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जब बात की जाती है ना
तो ऐसे दर्जनों विचारधारा हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। देखिए, शुरुआत किया है कोलिब्रेशन गवर्नमेंट से, अगला लेक्चर यही होगा। फिर आएगा बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट एंड रिलीजन, उसमें भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। फिर आएगा बिहार की पॉलिटिक्स में रिलीजन का क्या रोल है। फिर हम बात करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, एकात्मक और संघात्मक सरकार के। फिर हम लोग बात करेंगे कि पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मतलब संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अभी जो हमने डिस्कस किया। फिर हम लोग बात करेंगे कि बिहार और भारत की राजनीति में सेकुलरिज्म कैसे एक्टिव है, सारे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, हाँ कुछ ऐसे ही, और भी कई सारे टॉपिक हैं। मैटर भी आपका इसी तरह होगा, देख लीजिए। ये मैंने पहले लिख लिया, जैसे आपको लिखना है लिख के टाइप करा लिया, इंग्लिश में और हिंदी में। बस यही सारी बातें कहनी थी। और जो बातें मैंने कही है, हिस्ट्री की ये किताब आ गई है, पॉलिटी वाली किताब भी आपको आ ही जाएगी। फिर उसी तरह पॉलिटी में न सिर्फ बिहार वरन जितने भी पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो सब आ सकते हैं, आएंगे ही। इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी है, उसी तरह आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो कहने का मतलब है इतनी सारी चीजें हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने लोग पढ़ा रहे हैं आप थोड़ा इस लेक्चर से कंपेयर करिएगा, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बीपीएससी की डिमांड क्या है और लोग क्या पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट से टीचर बना हूं। मैं दोष देता हूं आपके माइंडसेट को कब्जा करने वाले पढ़ाने वाले लोग कैसे हैं। क्योंकि मैंने अगर पढ़ा दिया 1 घंटे में, जो भी मैंने बात की, इतनी तो बात दिमाग में आ गई। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टू द पॉइंट मैटर को सामने रखें, टू द पॉइंट चीजों को रखें, सारे बेहतरीन कंटेंट को टू द पॉइंट रिप्रेजेंट करें, टू द पॉइंट चीजों को लिख के आपके सामने रखें। क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो बताएं, मैटर दें, लिखवाएं। और आपका काम है लिखना 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 और लिखना। इसलिए हमने टारगेट किया है सिर्फ 50 बच्चों को लिखेंगे, और ये 50 बच्चे कौन होंगे, उनकी हम लोग रैंक लगाएंगे। आप कहीं भी पढ़ ले, बट एक बार जब आप इस कंटेंट को देखेंगे और लेक्चर को सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है। बस यही एक लेक्चर, पहला लेक्चर था, तो मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है। ऐसे 20 से ज्यादा टॉपिक हैं जो हम लोग मेंस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इच्छा हो तो जुड़ सकते हैं, नंबर आपके सामने है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।